नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी, उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल को। राकेश नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। लवलीन जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। तो राकेश, मैच चल रहा है आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। देखा जाए अगर हम इन दोनों टीमों की बात करें तो इस सप्ताह का पहला मैच है। बेंगलोर ने पिछले मैच में दिल्ली को हराया था, तो उसके तो हौसले बुलंद ही है। चेन्नई जरूर पिछली हार को भुला के इस मैच को जीतना चाहेगा। और स्कोर बोर्ड तो फिलहाल कह भी रहा है कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आरसीबी जैसा आपने बताया ना कि पिछले मैच में दिल्ली से एक अच्छे ढंग से जीते हैं, तो उनके हौसले काफी बुलंद है। विराट कोहली के रन बन रहे हैं और चेन्नई की टीम काफी हद तक अपने कप्तान के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो बड़ा उहापोह था कि भाई महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि घुटने की चोट से वो उबर रहे हैं, लेकिन खेल रहे हैं जैसे पिछले सभी मैचों में वो खेले हैं। और मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन कितना स्कोर बनेगा, और धोनी अगर कप्तान है तो दूसरी टीम को थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए। जी, तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच जारी। भारत की नित्या श्रीसुमति ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर 2 गोल्ड मेडल जीते। रूस के एंड्री रुब्लेव ने मॉन्टे कार्लो मास्टर्स एटीपी 1000 प्रतियोगिता का खिताब जीता और चेन्नई एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। अभी जैसा कि हमने जिक्र किया था, आईपीएल क्रिकेट में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आमने सामने है। मैच खेला जा रहा है बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में और चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है। आरसीबी ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया और अगर स्कोर देखें तो 14वां ओवर चल रहा है। 13 ओवर और 1 गेंद हुई है, 2 विकेट आउट हो चुके हैं और 133 रन बना लिए। एक अच्छा और डेविन कॉनवे जो है डेविन कॉनवे वो भी लगे हुए हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं। 72 रन बना लिए हैं 40 बॉल पे। नहीं, ये अच्छी बैटिंग उन्होंने किया और शुरुआत में अर्ली विकेट गंवाने के बाद जो जिस तरीके से उन्होंने विकेटों के सिलसिले को रोका है और रन भी बने हैं अच्छे ढंग से। और मुझे लगता है अगर ये लंबा खेलते हैं, अगर अंतिम ओवरों तक एक ऐसा बल्लेबाज रहे जो शुरू से खेल रहा हो, तो उसका काफी फर्क पड़ता है। और उम्मीद करनी चाहिए कि क्योंकि इस पिच पे ना 175 से कम रन आपके पास होने नहीं चाहिए। पहले भी जो मैच हुए हैं स्टेडियम में राकेश, देखा जाए तो 170 से ज्यादा ही रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी वाली करने टीम में। तो कह सकते हैं कि ये स्टेडियम हाई स्कोरिंग पिच है और अच्छा खासा भी टारगेट देंगे तो अचीव किया जा सकता है। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, अब धोनी कप्तान है तो एक अनुभवी व्यक्ति है, उनसे ज्यादा अनुभव आईपीएल का इस समय किसी को नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर टीम उनकी 175 से ऊपर का स्कोर बनाती है तो गेंदबाजों के पास थोड़ा सा मौका रहता है कि आप दूसरी टीम को रोक सकते हैं, क्योंकि आरसीबी जैसा पिछले मैच में जीत के आई है, कॉन्फिडेंस विराट कोहली जैसा प्लेयर उनके पास है, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर अच्छा कामयाब भी हो सकते हैं। तो ये देखा जाएगा कि धोनी की कप्तानी किस तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन राकेश, देखा जाए चेन्नई और बेंगलोर की टीम ने अब तक 4-4 मैच खेले हैं, दोनों ने ही 2-2 मैच जीते हैं, 2 में हारे हैं। रन औसत के आधार पर चेन्नई 6ठे स्थान पर, बेंगलोर 7वें नंबर पर है। चेन्नई की टीम अमूमन आपको क्या लग रहा है कि यहां से आगे बढ़ेगी? और क्योंकि अभी तक जितना हम चेन्नई को जानते हैं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन रहता है और फिर आगे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। बिल्कुल, आप देखिए मुंबई इंडियंस और चेन्नई जो ऐसी टीमें आईपीएल की जिन्होंने सबसे ज्यादा खिताब यहाँ पर जीते हैं, और चेन्नई का आप देखें तो पहला आईपीएल होता 2008 में, तो उसमें वो उपविजेता रहे थे। राजस्थान रॉयल्स की टीम चैंपियन बनी थी। तो मुझे अभी तक याद है कि जैसे ही फाइनल मैच खत्म हुआ था तो उसके बाद जब मीडिया से बात करते धोनी ने कहा था कि अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। मतलब तब ये माना गया था कि आईपीएल इतना टफ हो रहा है कि भाई प्लेयर सो नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक मैंने जो देखा है 2008 से मैं आईपीएल को कवर कर रहा हूं कि टीम का जो एक मोमेंट होता ना कि एक बार आप जीतने लग गए तो टीमें चाहती हैं मैक्सिमम मैच को उस लय में जीत लें। जब एक जीत की राह आपने पकड़ लिया तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए आपको। तो अक्सर ऐसा देखा होगा आपने कि मुंबई के साथ भी ऐसा हुआ कि 4-4 मैच हारे हैं लगातार और उसके बाद लगातार जीत के आज चैंपियन भी बने। तो ये एक कॉन्फिडेंस टीमों को रहता है और टीमें चाहती हैं कि अगर हम जीत रहे हैं तो जीत की लय को जल्दी से टूटने ना दें, उसका जितना फायदा हो सके उतना उठाएं।
प्रतियोगिता में कल राकेश सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा और यहाँ देखा जाए दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं आए और हैट्रिक जीत के हैट्रिक चाहेंगी दोनों टीमें, तो एक जबरदस्त मैच कल भी लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मुंबई इंडियंस का तो अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त रहता ही है और खासतौर पे पिछले मैच में जो सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल में डेब्यू किया है तो उसके बाद से तो काफी वो रहा है। हालांकि उन्हें 2 ही ओवर फेंकने को मिले, कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अब उम्मीद है कि भाई वो लगातार उनको खेलने का मौका मिले, उनको खेलने का मौका मिलेगा। और मुंबई के लिए एक और राहत भरी और अच्छी खबर यह है कि सूर्य कुमार फॉर्म में लौट आए हैं। हाँ, ये एक बात है कि देखिए बच्चों में चर्चा हो रही है। कल ही मुझे एक छोटे बच्चे ने बोला कि भाई अब सूर्य कुमार यादव जो है वो फॉर्म में आ गया। तो सूर्य कुमार यादव का आप देखिए कि लगातार 0-0 बनाना उनका और फिर फील्डिंग में जिस तरह से उनके कैच पकड़ते हुए गेंद लग गई थी तो लग रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, क्योंकि किसी ने कहा कि शायद लाइट आंख में आ गई थी उनके, लेकिन अब वो इतने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के अनुभवी खिलाड़ी हैं और खासतौर पे T20 में तो उनकी बड़ी अच्छी पकड़ भी है। लेकिन उनका लगातार फेल होना वो टीमों को नुकसान पहुंचा रहा था, चाहे वो भारतीय टीम हो चाहे वो मुंबई इंडियंस की टीम हो, और उनके लय में आने से टीम को काफी एक समर्थन मिलता है और कॉन्फिडेंस कप्तान का भी बढ़ता है कि आपके पास जो मिडिल ऑर्डर है उसमें एक ऐसा बल्लेबाज है जो मैच का नक्शा कभी भी बदल सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट, शुरुआत में आपके पास रोहित हैं जो कुछ भी आपको कर सकते हैं और उसके बीच में अगर आप सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आते हैं तो वो कभी भी मैच को अपने दम पर मतलब पासा पलट सकते हैं। जी, उधर सनराइजर्स हैदराबाद की भी बात की जाए तो उन्हें हैरी ब्रूक और राहुल त्रिपाठी के रूप में 2 अच्छे खिलाड़ी मिल गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो कर भी अच्छा रहे हैं और राहुल त्रिपाठी युवा खिलाड़ी हैं, काफी समय से खेल भी रहे हैं, अनुभवी भी हैं और अच्छा प्रदर्शन भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये देखिए इसमें मैं बताऊं क्या है कि रोज हर दिन एक नया दिन है, हर मैच एक नया मैच है। तो इसमें पिच भी आजकल देखें ऑलमोस्ट सारे स्टेडियमों की लगभग एक जैसी, ग्राउंड भी एक जैसा होता है और एटमॉस्फेयर से भी सब अब वाकिफ हो चुके हैं कि दिल्ली में आप खेल रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर कितना रहेगा, चेन्नई में खेल रहे हैं, कैलकाटा में खेल रहे हैं तो ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, तो वो सब प्लेयर उसके अभ्यस्त हैं। इतना जबरदस्त, इतना तगड़ा सपोर्ट स्टाफ हर एक के साथ रहता है, खिलाड़ियों की देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, इतनी सुविधाएं मतलब सबको खिलाड़ियों को भी मिल रही है कि शिकायत का कहीं कोई मौका नहीं है। जी, और एक और खबर क्रिकेट से, ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली पहली आदिवासी महिला फेथ थॉमस का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। थॉमस ने फरवरी 1958 में मेलबर्न के जंक्शन ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना टेस्ट मैच खेला था और राकेश दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंजर रेंज में कोलब्रुक होम में पली बड़ी थॉमस ने बचपन में ना जब बल्ला और गेंद नहीं होनी थी तो पत्थर से सड़कों पर काम चलाओ क्रिकेट खेला और फिर सबसे तेज महिला गेंदबाज वो बन गई थी। हाँ देखिए, वो बड़ी मेहनत की बात थी और उस जमाने में खेलना वो एक उनके लिए बड़ी अचीवमेंट थी और मुझे लगता है कि इनके करियर को लोग पढ़ेंगे तो महिला खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा प्रेरणा वाली बात है कि आज तो महिला खिलाड़ियों को लगभग एट पार सुविधाएं मिलने लगी हैं अब, और बिना सुविधाओं के ऐसा कर पाना वो और वहां तक पहुंचना। जी, बैडमिंटन की ओर रुख करें। भारत की नित्याश्री सुमति ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर 2 गोल्ड मेडल जीते। 18 साल की नित्या ने SH6 कैटेगरी में महिला सिंगल्स के फाइनल में पेरू की ग्योलियाना पोवेदा फ्लोरेंस को हराया 22-20, 21-11 से, और इसी श्रेणी में मिक्स डबल्स का भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और हम अपने श्रोताओं को राकेश ये भी बता दें कि SH6 श्रेणी जो है ये छोटे कद जो होता है उनके प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो पैरा बैडमिंटन में 2 गोल्ड मेडल जीता नित्याश्री के लिए एक अच्छी खबर बैडमिंटन से। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है और इसका काफी हद तक श्रेय देखिए भारत सरकार को जाता है कि जिसने पैरा खिलाड़ियों को भी बराबर की सुविधाएं, बराबर की इनाम राशि ये जब से की है ना तो पैरा खिलाड़ियों के अंदर एक नया जोश आया है और उनको तमाम जो सुविधाएं हैं, जो पहले क्या होता था स्टेडियमों में जो पैरा खिलाड़ी हैं उनके तो आने जाने के साधन नहीं होते थे, उनके लिए टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो वो सारी चीजें सुविधाएं जो देश के तमाम स्टेडियमों में दी गई, अभी भी सब जगह नहीं है, कहीं कहीं कमियां हैं, लेकिन बहुत हद तक ये दी गई चीजें और इनकी फेडरेशंस को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान, स्पॉन्सर्स इनको काफी योगदान देते हैं और ये खिलाड़ी भी मतलब देखिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि पहले कब पैरा ओलंपिक होता था हमें पता नहीं चलता था और अब पीछे कुछ साल से हम देख रहे हैं कि उन्हें सुविधाएं मिली है तो खिलाड़ी अपने आप को साबित भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और बराबर की सुविधा दे रही है। देखिए ये लोगों की ना एक हक की लड़ाई थी इनकी, जब से सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए बहुत कुछ किया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया, लेकिन एक बातों का नहीं किया बल्कि सुविधाएं ग्राउंड लेवल पे आई हैं, निचले स्तर पर जो सुविधाएं आई हैं और
इनका स्वागत सम्मान भी बिल्कुल जैसे आम खिलाड़ियों का होता है, वैसे ही पैरालंपिक में जीतने वालों का उतनी इनामी राशि, इनको भी घर पे बुला के सारा इनका मान सम्मान होना, और हर लेवल पे इनको लगभग बराबर चीजें दी जा रही हैं। तो उसका असर अच्छे कोचेज भी इनके लिए व्यवस्था सरकार करती है लगातार। खेल मंत्रालय हमारा, अनुराग ठाकुर जी भी, आप देखिए, आपको बड़ी हैरानी होती है मुझे कई बार कि जब वो खिलाड़ियों के नाम लेते हैं तो उन्हें पैरा स्पोर्ट्स में जीते हुए खिलाड़ियों के भी नाम, उनकी इवेंट्स भी याद रहती हैं। एक जुड़ाव खिलाड़ी को भी, जैसे आपने आज इवेंट का बताया कि भाई ये H6 इवेंट क्या होती है, तो ये आम लोगों को नहीं पता है, लेकिन ऐसे बार बार चीजें जब आती हैं, मीडिया के जरिए बताया जाता है, तो लोगों को ये चीज समझ आती है कि भाई ये क्या चीज है, ये श्रेणी क्या है। पुरुष डबल्स में प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने स्वर्ण पदक जीते। सिंगल्स में प्रमोद को रजत और सुकांत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। रैकेट की दुनिया को जारी रखते हैं रूस के एंड्री रूबेल ने मॉन्टे कार्लो मास्टर्स एटीपी 1000 प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। बेहद रोमांचक मैच में डेनमार्क के होल्गर रूने को 5-7, 6-2, 7-5 से हराया। एक रिपोर्ट सुनते हैं मनीषा की, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पहला सेट 5-7 से हारने के बाद दूसरे सेट में रूबलेव बेहद मजबूत दिखे और रूने को 6-2 से हराया, लेकिन तीसरे सेट की शुरुआत में एक समय रूबलेव 0-3 से पीछे थे और प्रशंसकों को लग रहा था कि 19 वर्षीय होल्गर रूने खिताब जीत जाएंगे। इसके बाद रूबलेव ने पहला गेम जीतकर स्कोर 1-3 किया, लेकिन रूने ने अगला गेम जीता और सेट 4-1 से उनकी तरफ झुक गया। इसके बाद रूबलेव ने ब्रेक पॉइंट बचाते हुए पहले स्कोर 5-5 के बराबर किया और फिर 2 गेम लगातार जीतकर सेट 7-5 से अपने नाम किया। रूबलेव ने इससे पहले साल 2021 में सिंसिनाटी मास्टर्स के फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव के हाथों मात खाई थी, जबकि उसी साल मॉन्टे कार्लो मास्टर्स के फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास के हाथों हारे थे। टेनिस की दुनिया में चारों ग्रैंड स्लैम और एटीपी फाइनल्स के बाद एटीपी 1000 मास्टर्स टूर्नामेंट ही सबसे बड़े माने जाते हैं। यही वजह है कि रूबलेव के लिए ये खिताब इतना खास है। वहीं रूबलेव के हाथों हारने वाले रूने के करियर का ये दूसरा मास्टर्स फाइनल था और बहुत अच्छी खिलाड़ी, क्योंकि रूबलेव इस खिताब को जीतने वाले पहले रूसी खिलाड़ी हैं। और अगर उम्र भी देखी जाए तो 19 साल में राफेल नडाल ने टीनएजर थे जब जीता था, उसके बाद इन्होंने जीता है। हाँ, देखिए, ये एक बड़ी प्रेरणा वाली बात होती है कि जिस टूर्नामेंट को राफेल नडाल ने जीता हो और उस उम्र के आसपास आप भी उसको जीतते हैं। और जैसा बताया कि भाई सिंसिनाटी ओपन में फाइनल में हार गए थे। आप कुछ टूर्नामेंट में फाइनल में हारते हैं, लेकिन उसके बाद जो आने वाले समय में उसके अनुभव का फायदा उठाकर जो जीतते हैं आप, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज है। और जो रशियन खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता को देश के विभिन्न शहरों में ले जाने के लिए हॉकी इंडिया ने चेन्नई, तमिलनाडु को आगामी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के आयोजन स्थल के रूप में घोषित किया है। टूर्नामेंट का ये 7वां संस्करण है जो 3 से 12 अगस्त 2023 तक आयोजित होने वाला है। ये टूर्नामेंट सितंबर में हांगजो एशियाई खेलों के लिए तैयारियों के रूप में काम करेगा। इस चैंपियनशिप के जरिए टीम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए तैयार होंगी। चेन्नई ने आखिरी बार 2007 में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी, जब प्रतिष्ठित एशिया कप आयोजित किया गया था। ये स्थान घरेलू टीम के लिए भाग्यशाली साबित हुआ, जिसने फाइनल में कोरिया को 7-2 से हराकर खिताब जीता था। भारतीय पुरुषों की टीम ने 2011 में आयोजित उद्घाटन संस्करण में ये खिताब जीता था और 2016 में फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। 2018 में वर्षा से बाधित फाइनल में भारत पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता था। दक्षिण भारत में कई प्रतिष्ठित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कैन मनोज। जाहिर तौर पर ये जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया एक अच्छी खबर, और खासतौर से एशियन गेम्स होने वाले हैं उसको देखते हुए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अच्छी खबर है। अभी तक हम अगर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास देखें तो भारत पाकिस्तान का इसमें वर्चस्व रहा है। भारत ने तो 3 गोल्ड मेडल जीते, इसमें 1 सिल्वर मेडल जीता और 1 ब्रोंज मेडल पिछले आयोजन में जीता। और मजेदार बात है कि हर बार या तो पाकिस्तान से भारत हारा या पाकिस्तान से जीता, तो ये एक बड़ी रही बात। लेकिन अब जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि जो अगस्त में ये टूर्नामेंट होगा, सितंबर में एशियन गेम्स होने, तो एशियन गेम्स की तैयारी के लिए एशिया की टीमें, मुझे लगता है इसमें बढ़िया सब अपने टॉप खिलाड़ी भेजेंगे और एक अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा। घड़ी की सुइयां राकेश इशारा कर रही है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। हम चलते चलते बता दें 16वां ओवर चल रहा है, 2 विकेट सीएसके चेन्नई के जा चुके, 170 रन स्कोरबोर्ड पे टंगे हैं। देखते हैं कितना टारगेट रहता है। आपके स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद और लिसनर्स, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। शुभ रात्रि।